बेटा हमने ना ये टॉपिक स्टार्ट करना था कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन का. रादर वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक yesterday. And coagulation or precipitation, basically it is the reverse of peptization. पेप्टाइजेशन में हमने पढ़ा है बेटा प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में कि पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ conversion of a freshly prepared precipitate to a colloid by adding a suitable electrolyte. और वो सूटेबल से यहाँ क्या मतलब था कि बेसिकली हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है जिसका एक आयन हमारे कोलॉइड्स जो प्रेसिपिटेट है उसके आयन के साथ कॉमन हो. तो कॉमन आयन जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा एंड उस कॉमन आयन के एड्सॉर्ब होने के कारण सिमिलर चार्जेस आ जाएंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स पे जिससे वो डिस्पर्स हो जाएंगे. याद है ना बेटा आपको पेप्टाइजेशन? बेटा याद है पेप्टाइजेशन? यस सर. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका रिवर्स करना है. हमने कोलॉइड से वापस प्रेसिपिटेट बनाना है. तो उसके लिए मैं आपको जैसे कल बता रहा था कि हमने कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्ज को नलीफाई करना है क्योंकि उस सिमिलर चार्ज के कारण ही वो डिस्पर्स्ड हैं, वो एक दूसरे से रिपेल करके मीडियम में फैल जाते हैं. बट अगर हम किसी तरीके से उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें तो उस प्रोसेस में क्या होगा, वो सारे के सारे कोलॉइडल पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे. दे विल कम नियरर टू ईच अदर. कब? व्हेन इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड. अगर हम उस चार्ज को रिमूव कर दें एंड दे विल सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज coagulation or it is also known as precipitation. ठीक है बेटा. अब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का पहला मेथड क्या है? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. कल हमने किया था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन पे जो भी चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ, और अगर उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाके अट्रैक्ट होंगे और उस इलेक्ट्रोड पे जाके कोएगुलेट हो जाएंगे. मैं बेटा मैंने मीटिंग लॉक नहीं की हुई, आप दोबारा ट्राई करते रहो, हो जाएगा ज्वाइन. सो colloidal particles जो हैं they move towards the oppositely charged electrode and hence they get discharged over there by either reduction or oxidation, so their charge is removed and hence they are precipitated. So one way is by electrophoresis. Second way is by mixing two oppositely charged सोल. जैसे कल मैं आपको बोल रहा था कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो आपको सारे पता होने ही चाहिए. आपको वो पॉजिटिव और नेगेटिव सोल वाला पूरा टेबल याद हो. बेटा एक क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और स्कूल में पक्का आना ही आना है इसमें से. तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोल को जब आप मिक्स करते हो तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और दोनों ही कोएगुलेट हो जाएंगे. जब दोनों ही कोएगुलेट हो जाएंगे तो दिस टाइप ऑफ कोएगुलेशन इज नोन एज म्यूचुअल कोएगुलेशन. पॉजिटिव वाला नेगेटिव को और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दोनों एक दूसरे को कोएगुलेट करा देंगे, तो दिस इज नोन एज म्यूचुअल कोएगुलेशन. ठीक है पुत्र? बढ़ूं बेटा इसके आगे? बेटा बढ़े आगे? यस सर. यस सर. मेथड इज बाय बॉइलिंग. से क्या होगा देखो, जब आप बहुत ज्यादा हीट करोगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को
तो कोलॉइडल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि डिस्पाइट ऑफ सिमिलर चार्ज, चाहे उन पार्टिकल्स पे सिमिलर चार्ज है भी है, बट फिर भी वो एक दूसरे के साथ इतनी फोर्स के साथ कोलाइड करेंगे, इतनी कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगी वहां पे कि आप दो लेज के चिप्स को, दो चिप्स के ऊपर बेटा नमक लगा होता है कि नहीं होता, एड्सॉर्ब्ड होता है नमक सरफेस के ऊपर। यस सर। तो जब आप दो चिप्स को आपस में कोलाइड कराओ, स्ट्राइक कराओ, या अपने फिंगर के साथ उसको टैप करो चिप को, तो उस चिप्स के ऊपर जो लगा हुआ नमक होता है वो अपने आप उसको छोड़ के अलग हो जाता है, यस और नो? यस सर। जिसको आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो उसी तरीके से जब कोलॉइडल पार्टिकल्स, चाहे उनके पास सिमिलर चार्ज है, उनके ऊपर सिमिलरली चार्ज्ड आयंस, कॉमन आयंस एड्सॉर्ब्ड हैं, बट जब हम बॉयल करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, तो वो इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे कि उनके जो चार्जेस हैं, जो चार्ज्ड जो आयंस जो उनके ऊपर एड्सॉर्ब्ड हैं, वो उनके सरफेस को छोड़ के अलग हो जाएंगे और वो चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, जिससे वो सेटल डाउन हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ precipitate. So this is another way कि by boiling you can basically coagulate a sole, you can precipitate or flocculate a sole. Clear है बेटा जी? क्लियर है बच्चे? यस सर। फिर एक हमको याद होगा, हमने मेथड किया था इलेक्ट्रोडायलिसिस। अगर आप डायलिसिस में, आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एक को पॉजिटिव के साथ हम जोड़ देते हैं। तो जो ये प्यूरिफिकेशन का मेथड था डायलिसिस, जिसमें जो इम्प्योरिटीज आयंस होते हैं वो बहुत ईजिली बाहर आ जाते हैं। तो अगर आप परसिस्टेंट डायलिसिस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड परसिस्टेंट? परसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, प्रोलॉन्ग, लंबे समय के लिए। तो जब आप डायलिसिस को कंटिन्यू रखोगे तो उस प्रोसेस में क्या होगा, पहले तो इम्प्योरिटी की फॉर्म में जो आयंस हैं वो बाहर निकलेंगे। अगर आप कंटिन्यू करोगे ज्यादा देर के लिए, तो जो आयंस एड्सॉर्ब्ड थे, जिनके कारण कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर सिमिलर चार्ज था और वो डिस्पर्स्ड थे, जो एड्सॉर्ब्ड आयंस हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। और जब वो भी सरफेस को छोड़ के बाहर आ गए तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो पार्टिकल्स फिर एक दूसरे के पास इकट्ठे आके अनस्टेबल हो जाएंगे और इकट्ठे आके अल्टीमेटली कोएगुलेट कर जाएंगे। हाँ या ना बेटा? क्लियर है बच्चे? एक एक स्टेप आपसे पूछ रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं? जहां आपको लगे तो आप दोबारा पूछ लेना, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर है यहां तक? सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा डायलिसिस में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बाहर आती हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। अगर आप डायलिसिस को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चलाते रहोगे, ज़्यादा देर के लिए, तो क्या होगा, पहले तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो बाहर निकलेंगी ही निकलेंगी, बाद में जो एड्सॉर्ब्ड आयंस हैं बेटा वो भी छोड़ के सरफेस को बाहर आ जाएंगे। और जब एड्सॉर्ब्ड आयंस के कारण ही तो कोलॉइड स्टेबल था ना, उसके पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड थे। अगर वो एड्सॉर्ब्ड आयंस ही बाहर आ जाएंगे तो कॉमन चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आके कोएगुलेट हो जाएंगे। हाँ या ना बच्चे? यस सर। अगला मेथड है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो, हमने पेप्टाइजेशन में भी क्या किया था बेटा? पेप्टाइजेशन क्या प्रोसेस है? कन्वर्जन ऑफ अ प्रेसिपिटेट टू अ, बोलो। अगर आपने प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बनाना है तो पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं कि नहीं डालते बच्चे? यस सर।
अगर आपने कोलॉइड से वापस प्रेसिपिटेट बनाना है तो भी मेथड वही है, व्हाट यू डू, यू ऐड एन इलेक्ट्रोलाइट। जब अब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन होगा वो एड्सॉर्ब्ड आयंस को न्यूट्रलाइज करेगा। पहले जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था उसके कॉमन आयन ने जाके एड्सॉर्ब हो गया था और एड्सॉर्ब होके उसने पार्टिकल्स को सिमिलर चार्ज दिया था जिससे वो डिस्पर्स हो गए थे। अब हम दोबारा से कोलॉइड में जब वापस इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट बना देगा। क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रोलाइट मैं डालूंगा उसका ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन एनायन, और अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन, वो उन चार्ज को जाके न्यूट्रलाइज करेगा और उन कोलॉइडल पार्टिकल्स को फिर से इकट्ठा करके सेटल करवा देगा और प्रेसिपिटेशन कॉज करेगा। समझ में आ रही है बात बेटा जी? यस सर। तो पेपर में बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपने। पेपर में लिखा होगा व्हाट हैपेंस व्हेन फलाना इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू फलाना प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो कोलॉइड बनेगा, अगर कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा। आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर वो कोलॉइड में प्रेसिपिटेट डाल के पूछ रहा है तो आपका आंसर प्रेसिपिटेट बना देना, और अगर वो प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा है तो आपका आंसर होगा कि कोलॉइड बनेगा। अब बेटा मान लो मेरे पास जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। लेट अस अज्यूम वी हैव अ नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा और आंसर देना। मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज। हाँ या यस ना सर। बेटा? बेटा सोल यस पार्टिकल्स पे सर। जो चार्ज होता है उसके बेसिस पे हम सोल को क्लासिफाई करते हैं। मीडियम पे ऑपोजिट चार्ज होता है, बट जो सोल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है कोलॉइडल डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के ऊपर, उसके बेसिस पे हम उसका नाम रखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन क्या करेगा? कोएगुलेट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा इस नेगेटिव चार्ज को। हाँ या ना बेटा? यस सर। तो जैसे यहाँ कोएगुलेटिंग आयन सोडियम आयन होगा अगर मैं NaCl ऐड करता हूँ। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास अवेलेबल है MgCl2, तो यहाँ जो कोएगुलेटिंग आयन होगा वो मैग्नीशियम आयन होगा। यस और नो? जो कोएगुलेटिंग आयन है, जिसने कोएगुलेशन करानी है, जो सोल के ऊपर चार्ज है उसका ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन कोएगुलेटिंग आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? यस सर। आई रिपीट, जो सोल पार्टिकल्स पे चार्ज है उसके ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन जो होगा वो आपका कोएगुलेटिंग आयन होगा। आयुष, चाहना, चेतन बेटा सुन रहे हो? जितवन, मनन, मान्या, मयंक सुन रहे हो? यस सर। यस सर। तो बीच बीच में बेटा Yes, sir. रिस्पॉन्स दिया करो। मान लो मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर MgCl2, 1 मोलर AlCl3, सेम अमाउंट। तो बेटा मुझे ये बताओ क्या ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कोएगुलेटिंग पावर सेम होगी कि अलग अलग होगी? अगर मैं 1 मोलर AlCl3 डालता हूँ वो भी कोएगुलेशन कराता है एक नेगेटिवली चार्ज सोल की, सिमिलरली ये दोनों भी। क्या तीनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ कि प्रेफरेबली मुझे कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करना चाहिए? बताओ बेटा। Sir, could you please repeat the question? My question is that to precipitate a negatively charged soul, I have these three electrolytes available with me. Do these three electrolytes, are these three electrolytes equivalent? Can I use any of the three, or should I use particularly any one particular electrolyte to coagulate this negatively charged soul?
सर डिफरेंट। बोलो बेटा। सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगी इन तीनों की पार। कौन सा प्रेफरेबली मुझे यूज करना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम क्लोराइड? एल्यूमिनियम आपको क्लोराइड। आपको इतना टाइम नहीं लगना। एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस इलेक्ट्रोलाइट से मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे। मींस कैन आई से मेरे को 3 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा बाय एडिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Yes, sir. यस सर। और इससे मुझे 2 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा बाय एडिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसके भी 1 मोल डालने पे मुझे 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। तो सेम अमाउंट डालने पे मुझे पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा मिल रहा है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा वो नेगेटिव को उतना ही इफेक्टिवली कोएगुलेट करेगा ना बेटा। सिंपल सी बात है। इसका जितना अमाउंट डलेगा उसका तीसरा हिस्सा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा AlCl3 का, अगर मुझे कोएगुलेशन करानी है, हाँ या ना बेटा? यस सर। क्योंकि उसके तीसरे हिस्से से ही मुझे उतना पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा जितना मुझे NaCl से मिलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? यस सर। सो ऑब्वियस है, ग्रेटर द चार्ज ऑन द कोएगुलेटिंग आयन, जितना कोएगुलेटिंग आयन जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके चार्ज के कोलॉइड के, जो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोएगुलेटिंग आयन की, उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। यस और नो बेटा? यस सर। यस सर। greater the Yes, sir. charge greater the charge on coagulating ion, more will be its coagulating power, हाँ या ना बच्चे? यस सर। और इसमें मॉडिफिकेशन ये की गई है बेटा, ये तो हार्डी-स्क्यूल्स रूल है जो अभी हम पढ़ेंगे। इसमें मॉडिफिकेशन यही है कि along with the charge we have to consider the concentration also। अब अगर मान लो मेरे पास 1 मोलर NaCl है और वही अगर मेरे पास 0.25 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बात को समझना, 1 मोलर की बजाय यहाँ 0.25 मोलर NaCl है, AlCl3, फिर कौन सा बेटर इलेक्ट्रोलाइट है? फिर NaCl ही है। बात फॉलो कर रहे हो? यस सर। क्योंकि इससे मुझे 1 यस सर। मोल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इससे 0.25 इंटू 3 कर लो, मुझे 0.75 पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। यस और नो बच्चे? Yes, sir. यस सर। तो फिर बेटर तो ये हुआ, यानी कि सिर्फ वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन, सिर्फ चार्ज ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन काफी नहीं है, साथ में कंसेंट्रेशन शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। यस और नो पुत्र? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। और यही बेटा मॉडिफिकेशन है इन हार्डी-स्क्यूल्स रूल। जो मैंने अभी आपको कराया वो हार्डी-स्क्यूल्स रूल है या लॉ है, और इसमें मॉडिफिकेशन यही आप सजेस्ट कर सकते हो कि अलोंग, ये लॉ तो सिर्फ चार्ज की बात करता है, अलोंग विद चार्ज कंसेंट्रेशन शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। दिस इज द मॉडिफिकेशन दैट वी कैन सजेस्ट। ओके पुत्र? यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये हार्डी-स्क्यूल्स लॉ यहाँ है। क्या है हार्डी-स्क्यूल्स रूल? ग्रेटर, बोलो, द वैलेंस ऑफ द फ्लोक्यूलेटिंग और कोएगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। और जितनी ज्यादा उसकी पावर होगी टू कॉज प्रेसिपिटेशन, उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम होगी। उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू जो है वो उतनी ही कम होगी। बेटा कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है? कोएगुलेटिंग वैल्यू होती है वो मिनिमम कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जो मिलीमोल पर लीटर में रिक्वायर्ड होती है टू प्रेसिपिटेट अ सोल इन 2 आवर्स।
2 घंटे में एक सोल को प्रेसिपिटेट करने के लिए जितनी मिलीमोल पर लीटर मुझे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए कम से कम, वो उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू है, और जितनी कम उसका अमाउंट चाहिए मींस उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा है. सो कोएगुलेटिंग पावर एंड कोएगुलेटिंग वैल्यू आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर मेरे पास एक पॉजिटिव सोल है तो ऑब्वियस है 4 नेगेटिव वाला बेटर है 3 नेगेटिव वाले से, 2 नेगेटिव वाले से, 1 नेगेटिव वाले से, बट प्रोवाइडेड इनकी कंसेंट्रेशन सेम हो. अगर कंसेंट्रेशन अलग अलग हुई तो जो कंसेंट्रेशन होगी उसको नेट चार्ज से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकाल लेना और फिर चेक करना कि टोटल चार्ज आपको कहाँ ज़्यादा अवेलेबल है. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. इज इट क्लियर टिल नाउ बच्चे? Yes, sir. बढ़े आगे. Yes, sir. सो नेक्स्ट है बेटा कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स. अब आप सबको पता है कि लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स. रीजन क्या है? किसी भी सोल की स्टेबिलिटी के पीछे कारण है प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज. मान लो नेगेटिवली चार्ज सोल है तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है और उस कारण से वो एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से अलग अलग हैं. तो ये तो किसी भी सोल में की स्टेबिलिटी का कारण होता है. लायोफिलिक सोल्स की स्टेबिलिटी का कारण एक एक्स्ट्रा कारण और होता है जिससे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. वो ये है कि एक तो सिमिलर चार्ज है कोलॉइडल पार्टिकल्स से, उसके कारण तो वो डिस्पर्स्ड हैं ही हैं. दूसरा रीज़न है कि ड्यू टू ग्रेटर एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम यू हैव सॉल्वेशन ऑफ आयंस विच इज प्रेजेंट इन लायोफिलिक सोल. मीडियम की एक लेयर बन जाती है फेज पार्टिकल्स के अराउंड. पढ़ा है ना बेटा आपने आयन डाइपोल इंटरेक्शन, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन पढ़ा हुआ है ना बच्चे? हाँ या ना बच्चे? लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स. रीजन क्या है कि यहाँ जो है लायोफिलिक सोल्स के केस में उनकी सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है, एंड ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन कोलॉइडल पार्टिकल्स दे आर कवर्ड बाय अ शेथ. ये एक शीथ, एक लेयर इनके अराउंड हो जाती है जिस कारण से ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते और बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समीक्षा, आवाज आ रही है बेटा मेरी? सिल्विया, Yes, sir. Yes, sir. मान्या, Yes. जितवन, जसप्रीत, आवाज आ रही है बेटा? दक्ष, Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगम, अंश, बेटा आवाज क्लियर है सबको? आशिमा, Yes, sir. लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स. रीजन क्लियर हो गया कि along with similar charge what extra factor works in case of lyophilic sols is the presence of a protective layer, a solvated layer, a layer of solvent due to great affinity between phase and medium. और वो लेयर पहले, अब यहाँ दो काम करने पड़ेंगे. पहले लेयर को तोड़ना पड़ेगा और फिर उनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तब ये क्लोज आएंगे. जबकि इस केस में सिर्फ चार्जेस खत्म कर दो तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे. समझ में आ रही है बात बच्चे? समझ में आ रही है बात बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अब एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मुझे आंसर देना. मान लो एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, बहुत कम टेम्परेचर है, और एक बंदा जिसने
कोई शर्ट नहीं पहनी हुई, उसको बहुत ठंड लग रही है, वो वहाँ अनस्टेबल है उस वेदर में। वहाँ 4-5 लोग और हैं जिन्होंने मोटी मोटी जैकेट्स पहनी हुई हैं उस टेम्परेचर में, ठंड में, और वो उसके आसपास वहाँ प्रेजेंट हैं। बेटा मुझे बता सकते हो, अगर वो बंदे अपनी जैकेट उतार के उसको दे देते हैं तो वो बंदा तो स्टेबल हो जाएगा, बट वो खुद अनस्टेबल हो जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो लोग खुद भी स्टेबल रहें और उसको भी स्टेबल कर दें, उस बंदे को जिसके पास जैकेट नहीं है? तो सारे इकट्ठे हो जाएं। हाँ जी बेटा। सारे साथ में खड़े हो जाएं। अगर सारे उसके अराउंड एक लेयर बना लें, हाँ या ना, उसके अराउंड एक घेरा डाल लें, समझ रहे हो? यस सर। तो होगा क्या, वो जो जैकेट, चाहे उस बंदे ने जैकेट नहीं पहनी हुई, बट जब उसके अराउंड 4-5 लोग आ जाएंगे जिन्होंने जैकेट पहनी हुई है, वो एक इनडायरेक्ट लेयर उस बंदे के अराउंड भी क्रिएट हो जाएगी और वो उसको स्टेबल कर देंगे, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। हाँ या ना बेटा? Yes, sir. तो यही काम लायोफिलिक कोलॉइड्स करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स में अपने अराउंड एक लेयर है, वो लेयर तो नहीं टूटते, बट उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो लायोफोबिक कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? लायोफिलिक सोल को जब हम लायोफोबिक सोल में ऐड करें, बट ये ध्यान देना कि वो ऑपोजिटली चार्ज ना हो, नहीं तो म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाएगी। बात फॉलो कर रहे हो? The lyophilic particles form a layer around lyophobic particles, और उस कारण से वो लायोफोबिक कोलॉइड्स की भी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। बात फॉलो कर रहे हो बच्चे? Yes, sir. तो लायोफिलिक Yes, कोलॉइड्स sir. आर दैट्स व्हाई नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। हम उनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। यहाँ पे बेटा एक टर्म है जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट एक आधी बार बेटा ये जेई वगैरह में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में, इसलिए मैं आपके साथ हेलो। डिस्कस करता हूँ। ये टर्म है गोल्ड नंबर। हेलो सर, मैं नीटू शटर वाला बोल रहा हूँ। हाँ जी बेटा। सर मैं नीटू शटर वाला बोल रहा हूँ, मैंने वोट जरूर दे दियो। अच्छा ठीक है बेटा जी। सिद्धू मूसे का अगे कट्टर फैन है, मूसे वाला। ये सान्या के नाम पे चलो, गोल्ड नंबर, ये टर्म है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या चीज होती है? देखो, मान लो मेरे पास एक गोल्ड सोल है, वी हैव 10 ml गोल्ड सोल। गोल्ड सोल बेटा एक लायोफोबिक सोल है, याद रखना। इसमें अगर मैं 1 ml टेन परसेंट NaCl सॉल्यूशन इसमें ऐड करता हूँ, NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज गोल्ड सोल, अ लायोफोबिक सोल। तो जब हम सोल में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं बेटा, क्या होता है? आज ही हमने पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन विल टेक प्लेस। हाँ या ना? बेटा समझ में आ रही है बात?
आशिमा, अगम, अंश, आयुष, आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर। बेटा अगर हम एक सोल में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी उसकी। आज ही हमने पढ़ा, हार्डी-स्क्यूल्स रूल अभी पढ़ा आपने। यस सर। अब अगर मैं एक 10 ml गोल्ड सोल की प्रेसिपिटेशन फ्रॉम 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन से प्रिवेंट करनी चाहता हूं तो मुझे इसमें कितना मिलीमोल, मान लो x मिलीमोल, एक लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, व्हाट आई एम सेइंग? मुझे एक 10 ml गोल्ड सोल की प्रेसिपिटेशन फ्रॉम 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन से प्रिवेंट करनी है। उसको प्रिवेंट करने के लिए मुझे कितना मिलीमोल एक लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करना पड़ेगा, वो उस लायोफिलिक कोलॉइड का गोल्ड नंबर होगा। दैट विल बी द गोल्ड नंबर ऑफ दैट लायोफिलिक कोलॉइड। एंड मैं कह सकता हूं lesser the gold number means more is the protective action of that lyophilic colloid. समझ में आ रही है बात बेटा? जितवन, मनन, मान्या, मयंक, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। बेटे ये जो मैंने बोला है कि एक गोल्ड सोल है मेरे पास 10 ml, इसमें अगर मैं 1 ml 10% NaCl डालता हूं तो इसकी कोएगुलेशन हो जाएगी। मुझे उस कोएगुलेशन को रोकना है, उसके लिए मुझे इस गोल्ड सोल की स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे इसमें एक लायोफिलिक कोलॉइड डालना पड़ेगा। उस लायोफिलिक कोलॉइड के कितने मिलीमोल्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे वो उसका गोल्ड नंबर होगा। ये आपको समझ में आती है डेफिनेशन? जितवन, मनन, मान्या, मयंक, आपको डेफिनेशन समझ में आती है? यस सर। यस सर। नंदिनी, यस सर। प्रतीश, रमनदीप, समीक्षा, समृद्धि, बेटा ये समझ में आता है आपको? Yes, sir. देखो अब Yes, मैं sir. अब मैं इसको सिंपल इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ, दोबारा से सुनना सारे। द अमाउंट ऑफ अ लायोफिलिक कोलॉइड इन मिलीमोल्स, द अमाउंट ऑफ अ लायोफिलिक कोलॉइड इन मिलीमोल्स the amount of a lyophilic colloid in millimoles required to prevent the coagulation of 10 ml of a gold sol from 1 ml of 10% NaCl solution is known as the gold number of that lyophilic colloid. Is the definition clear बच्चे?
Is the definition clear to everyone? Yes, sir. ये एनसीईआरटी में नहीं है, स्कूल में तो कोई नहीं पूछेगा, बट बेटा जेई या नीट में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो चार्ज और सॉल्वेशन ये दो फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और एक ब्राउनियन मोशन भी। और बेसिकली सॉल्वेशन का फैक्टर लायोफिलिक कोलॉइड में है, लायोफोबिक में नहीं है। तो लायोफिलिक सोल को कोएगुलेट कब किया जा सकता है? जब इन दो फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए, एंड दैट कैन बी डन, हमने आप किया ही है, ठीक है। ये इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये इमल्शंस ऑनवर्ड सारा पार्ट आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, बट आपको बेटा बता दूं कि सीबीएसई के जो एकेडमिक्स के हेड है, कोई डॉक्टर सैमुअल करके कोई है, एक वेबिनार में मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था आप सबके लिए कि जो डिलीटेड पोर्शन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका आंसर जो है वो यही मिला कि जो सिलेबस डिलीट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा इनमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो सॉल्यूशन यूनिट में हमने वेंट ऑफ फैक्टर किया या जो भी चीजें हमने बाकी की हैं, दे विल डेफिनेटली कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है बच्चे? यस वेंट ऑफ फैक्टर तो Yes, sir. अब जिन बच्चों ने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, उनको बेटा ये करना पड़ेगा। उनको कोई, उनके लिए कोई सिलेबस डिलीटेड नहीं है। बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज दिस कि उनके लिए कोई सिलेबस डिलीटेड नहीं है। ठीक है बच्चे? तो हम इन टॉपिक्स को भी करेंगे, बट इन टॉपिक्स को वो बच्चे इग्नोर कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। वो डिलीटेड सिलेबस, जिन्होंने सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, वो डिलीटेड सिलेबस वाले को छोड़ दें, बाकी आपको सारा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी? Yes, sir. सो बेटा अब मैं कल इस यूनिट को कंप्लीट करूंगा, आज नहीं, मैं अब अगला सेशन नहीं लगा रहा, कल मैं इस यूनिट को कंप्लीट करूंगा आपके साथ। और उसके बाद अब आपका इस यूनिट का, कल आपका है थर्सडे, सैटरडे को आपका सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री ऑन सैटरडे। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके बच्चे? Yes, sir. सर हाँ जी बेटा। सर इस चैप्टर में से एक दो टॉपिक्स छुड़वाए थे आपने। बेटा वो मैंने कैटालिसिस वाला टॉपिक छुड़वाया था, मैं वो कह तो रहा हूँ, अब मैं करवाऊंगा वो सारा। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके।